तार साहब, पहली बात तो ये आज करनी है कि इंडिया G20 की कुछ मीटिंग्स कर रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, कोई 22 से 24 मई के दरमियान। और सुनने में आ रहा है कि ये कोई यूथ फोरम के हवाले से और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप हैं। और पाकिस्तान ने इस पे अपना जो है वो प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया ये क्यों कर रहा है और G20 पे ये क्यों डिस्कशन हो रही है। तार साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब यूएई और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है, G20 की समिट पे ये बोल रहे हैं, एक बात। और दूसरा, क्या पाकिस्तान ने G20 के मुल्कों को फर्दन फर्दन ये कहा है कि आप वहाँ पे ना जाएं या वहाँ पे रोकें? सऊदी अरब को ही रोक ले, वहाँ वो G20 का मेंबर है। टर्की को रोक ले, पता चले कि भाई हमारी डिप्लोमेसी कितनी काम कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान में जो जुडिशरी है वो बैठ गई है, 8 जजों ने सुना है, कल वो कह रहे हैं कि हमने जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसको रिव्यू करना है। इधर फॉरेन पॉलिसी पे ब्लंडर हो रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुन रही। तो ये डायरेक्शन फाइनेंशियली जो है वो आपको पता है सागदार अमेरिका नहीं आ सके। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग रीजनल एंड ये जो डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी जो आप देख रहे हैं सर? देखिए, मैं चीमा साहब, जो कश्मीर में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। इमरान खान दौर से पाकिस्तान आइसोलेशन में है, और उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं रशिया और चाइना के, उसमें दोबारा पाकिस्तान इज नोवेयर समवेयर। बल्कि जो मैं समझता हूँ नए ब्लॉक बन रहे हैं ईरान के साथ, रिलेशनशिप चाइना के ठीक होने से पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज देयर लेवरेज विद चाइना एट द सेम टाइम। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे यूएई, कश्मीर के अंदर यूएई के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात हैं पाकिस्तान के। फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। जो मरासला खान साहब ने जो लहराया था, उसने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के उसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन। लेकिन ये कि मैं दूसरी दो बातें बताना चाहूंगा जो इस वक्त बड़ी काबिल फिक्र है। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? वहां पे यूएई बहुत बड़ी माल बना रहा है, वहां पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत ने वहां एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया रेलवे का, वो एक सड़कों का जाल बिछा रहे हैं वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? आप उनको क्या बताएंगे जब दूसरी तरफ दूध की नहरें होंगी और यहां आप दहशतगर्दी का रोना रोएंगे? आपके 30-35% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, और रिसेंट इंस्टेबिलिटी जो है, आपने वहां पे जो आजाद कश्मीर के अंदर जो नए क्राइसिस हैं, वहां पे वजीर आजम के खिलाफ जो कुछ हुआ है, बल्कि मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा कि ये वहां पे अब उन्होंने रिट तो की है अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन मैं समझता हूं उसके पीछे खैर काफी अवामल है। मैं कल से रिसर्च कर रहा हूं, यहां तक बल्कि उसमें बातें आ रही हैं कि अमीन घंडापुर की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, उनकी वहां करप्शन में, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में, वहां पे उनके कई अपॉइंटमेंट्स के अंदर मस्जिदों को रेगुलाइज जो वहां किया गया मदरसों में, उनमें करप्शन की स्टोरियां और कई स्टोरियां उसमें सामने आ रही हैं। लेकिन जो मैं समझता हूं आजाद कश्मीर के वजीर आजम को जुडिशरी की तरफ से हटा के आपकी शहबाज शरीफ साहब को भी सिग्नल भेजा गया है, और दूसरा सिग्नल इमरान खान साहब को भी भेजा गया है कि आप रियासत से टक्कर लेंगे तो रियासत विल बाउंस बैक, रियासत विल रिस्पॉन्ड। मेरे ख्याल में वहां पे एक बड़ा इसका जो दो चार चीजें और चल रही पाकिस्तान में, अगर देखा जाए तो जो पावर शो किया जा रहा है, जो आपके बंदयाल साहब ने पावर शो किया है, 8 हम ख्याल जजों को साथ लेके पावर शो कर रहे हैं कि आप 7 हैं, हम 8 हैं। एक तो ये वहां पे चल रहा है। दूसरा, काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ गुजरांवाला बार ने
रेफरेंस अपना जो है वो दाखिल करा दिया है कि जो अगले दिन वो नेशनल असेंबली में गए हैं, दैट वाज नॉट appropriate or it was not aligned with the ethics codes of Supreme Court. दूसरा जो इस वक्त जो एक और नया क्राइसिस चल रहा है, खान साहब के निकाह के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं कि वो उसके ऊपर लोगों ने हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई हालात संभलते नजर नहीं आ रहे बिल्कुल भी। मैं अगर समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान को सख्त फैसलों की जरूरत थी, वो सख्त फैसले कहां से आते हैं सारे पाकिस्तान को पता है, वो कहां से कौन कर सकता है, कौन करने की सलाहियत रखता है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है, वो बिल्कुल खामोश है। और जब मतलब की बात पे वो कह देते हैं हम न्यूट्रल हैं, लेकिन उनके बगैर पाकिस्तान तो एक दिन भी नहीं चल सकता, चला तो वो ही रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको स्टेप इन करके इन चीजों को ओन करना चाहिए। और मैं बड़ा पुरुमीद था, खासकर हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं उनका पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रांग था, उनका माजी बड़ा स्ट्रांग था, ही इज प्रोफेशनल सोल्जर, ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, और मैं समझता था पाकिस्तान को संभालेंगे। जो पिछले दौर में गलतियां हुई हैं उनको ओन करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को ओन करके कन्फेस नहीं करते आप इस्लाह नहीं कर पाते। मेरा ख्याल है, अब पता नहीं वो कब इन चीजों को ओन करके इस्लाह करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है किसी एक आईनी हाथ की जरूरत है जो सख्त फैसले भी करे और इन सबको टेबल पर बाजू मरोड़ कर बैठाए, क्योंकि ये तो खुले छोड़ने वाले लोग ही नहीं ना। और दूसरा, मैं अगर बताई जाए आपको बात, चीमा साहब, ये सब उनकी पैदावार है। हमारी जो तीसरी हुकूमत है, उन सब के बाप हैं, भुट्टो से लेकर हमारे खान साहब तक। कंटेनर के ऊपर जिन्होंने बिठाया था, उनको चाहिए कि अब इनको कंटेनर से उतार लें, इनको उतार के उनको टेबल पर बिठाएं, उनके कहें बेटा जी अब बस इनफ इज इनफ। वो बच्चा जब कई दफा चीखता है ना, कहता है डैडी ना, कभी बाप को ठुंडे मारता है, मुझे ये ले दो, कभी कहता है ये ले दो, कभी बाप की कमीज फाड़ता है, तो बाप को चाहिए वो थप्पड़ दो लगा के उसको बंदे का पुत्र बाणो, बथेरी होगी, बड़ी खेडा खेडी होगी, बह जाओ, मुल्क उड़ने लगी। उड़न के हालात बहुत खराब चल रहे। देखा जाए तो आपके जो फाइनेंशियल हालात है, आज फाइनेंशियल हालात की बात सुन ले, IMF ने थोड़ा सा सिग्नल दिया है, कहते हैं सऊदी अरेबिया और UAE को थोड़े आपको साइन को जो कहते थे सपोर्ट करने पे, वो 7 अरब कहते थे, ये 5 बिलियन डेफिसिट कह रहे थे जो गैप इनका उसमें है। चीमा साहब, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जाती तौर पर बताएं, पैसा पाकिस्तान के अंदर बहुत मौजूद है। IMF का पैसा ना कभी पाकिस्तान में पहले आया है, जो बाहर से पैसा जाता है ना ये आएगा। अब पता नहीं इसको क्यों इन्होंने रुकावट बना के रखा है कि जी IMF ने आना है तो ये ठीक होगा। आप CPEC को खा गए पी गए सरकार, $26 बिलियन का CPEC का आप खाकर आपने ढकार भी नहीं मारा, आपने ढकार भी नहीं मारा। और पता है सब लोगों को पता है, आपने रिसेंटली गोला बारूद यूक्रेन को बेचा है, वो भी पैसे आए हैं। आप और भी, चाइना ने भी पैसे आपको दिए हैं, वो किधर गए सारे? जो आटा आप लोगों को दे रहे हैं वो तो खाने के काबिल ही नहीं है, वो तो जानवरों को डालने वाला है। अगर आप कहें कि हम आटा दे रहे हैं वो सारे पैसों का जो चाइना से पैसा आया, पैसा तो आ रहा है बाहर से, हम मुसलसल ले रहे हैं, आ रहा है पैसा, अब और भी मजीद आएगा तो कहां जाएगा? वो पाकिस्तान पहुंचेगा भी नहीं। वो तो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो रूलिंग एलीट है, इनके बच्चों की ट्यूशन फीसें और इनके प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं दुबई और लंदन में, उनको वो पाया तक मील तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे तो मारा मारी है, यहाँ पे आपके DNA में, आपके बोन मैरो के अंदर करप्शन घुस चुकी है, उसके खिलाफ आपको ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन वो पता नहीं कौन करेगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है आपको। रेट ऑफ गवर्नमेंट के बगैर हुकूमतें चलती नहीं है, मुल्क नहीं चलते, कंट्रीज नहीं चलते जब तक आप रेट ऑफ गवर्नमेंट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो। जब तक ये जो आजकल आपके अदालतें कर रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है, ये तो पॉलिटिक्स हो रही सारी। 51,744 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पता ही नहीं, वो इलेक्शन कमीशन बन के बैठे हैं, वो कहते हैं पैसे जमा करा कर रसीदें ले आओ, सारा दिन बैठ के वो लल्ले तल्ले कर रहे हैं। इस तरह थोड़ी होता है। बल्कि चीमा साहब, मैं एक और बात ये कहूंगा, कौम को मेरे ख्याल में पता होना चाहिए कि कौम को ये जजेस यहां तक पहुंचे किस तरह है। यस, हर जज का पोर्टफोलियो बताना चाहिए कौम को कि ये किसने भर्ती किया था। मैं, शायद आपको याद होगा, बड़ा अरसा पहले कहता था ये चौधरी जुडिशरी, इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट में जिसने 2 थप्पड़ खाए थे वो जज बन गया। जिसमें मार रोड लाहौर के ऊपर जिस वकील का सर फटा था पुलिस के डंडे से, वो हाईकोर्ट का जज बना, वो प्रमोट होकर उत्ते जाए यार। उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? यही है ना, ये जो आज जो हो रहा है, यही हो रहा है। फिर उतो भणूजे जवाइयां दी गेम है, भणूजियां दी गेम है, सालियां दी गेम है। पूरे पाकिस्तान में ये गेम मशहूर हो चुकी है, साले बहनोई और सास ससुर की।
और उसके और मारा एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन माफिया बन चुका है, और अरबों का 300 अरब का भी अभी पंजाब की गवर्नमेंट जो पिछली है उस पर इल्जाम है 300 अरब रुपए का, तो थोड़ा सा नहीं, 300 अरब रुपए। और वो कहते हैं कि हमारे पास फाइलें मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन अरेस्ट ईद के बाद कहते करें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने भी ईद करनी है, इन्होंने भी ईद करनी है, तो सुकून के साथ कर लेते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, पाकिस्तान कौन सा कहीं जा रहा है, कहते 300 अरब रुपये ना, चेंज मनी लो, इतना बिग डील, नॉट अ बिग डील, IMF से और मिल जाए क्या फर्क पड़ता है। तो चीमा साहब हकीकत ये है कि G20 मैं बल्कि G20 तो भारत जो है वो नई से नई बुलंदियों पे जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, और उनका खास कर आपको पता ही होगा, आप और मैं, हमने वो स्पीचेस भी कई सुनी, जिस तरीके से वो यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस उनके बन रहे हैं, किस तरीके से उनकी इस वक्त। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।